अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और आज मेरे मेहमान इंजीनियर कमरुल इस्लाम रुकन कौमी असम्बली रहनुमा मुस्लिम लीग और उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं किसी तारफ़ के मोहताज नहीं जनाब सैयद ज़फ़र अली शाह एडवोकेट रहनुमा तहरीक इंसाफ और साकिब बशीर सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। आज अहम कुछ डेवलपमेंट्स हाई कोर्ट में हुई हैं उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। तो ज़फ़र अली शाह साहब आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आपके रहनुमा जो है वो बज़ाहिर ये लग रहा है कि उनको कुछ रिलीफ मिलने वाली है और कितनी तवक्को है उनके बाहर आने की, क्योंकि अब तो अमरीकी कांग्रेस की तरफ से भी करारदादें आ रही हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की जो इंसानी हकूक़ की काउंसिल है उसकी तरफ से भी करारदादें आ रही हैं। तो ये इसको आप मुदाखलत समझते हैं या साजिश? मुतीउल्लाह खान साहब, पहली बात तो ये है कि वो मेरे लीडर नहीं है, पूरे पाकिस्तान के रहनुमा हैं। और आप जिस तरीके से अभी खुद फरमा रहे हैं आपके अमेरिकन कांग्रेस और यूनाइटेड नेशन, ही इज़ द फर्स्ट लीडर जिसका यूनाइटेड नेशन ने किसी इंडिविजुअल पॉलिटिशियंस का उन्होंने जिस पर ये ले दे बात हो रही है, ये बड़ी मुदाखलत है जी। ये हमारे लॉ मिनिस्टर साहब भी और लोग चले वो देखते हैं कि वो मुदाखलत इसको कैसे कह रहे हैं। तो वो एक मुसलमान लीडर है पाकिस्तान की बहुत बड़ी आबादी का, बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क पता। आपने फरमाया कि क्या कहाँ तक इसकी उम्मीद है कि उनके बाहर रहने। हम कचहरी के लोग हैं, ज़िंदगी गुजर गई है, लोग जाते हैं ना इस तरह जेल में, फिर इसी तरह वापस भी आ जाते हैं। मतलब कोई जेल आज तक ख़ास कर किसी सियासी लीडर के उसके सर पर नहीं गिरी। बहुत सारे लोगों को हम जानते हैं कि वो कितना फेस कर लेते हैं इसको जेल को, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से इमरान खान साहब ने फेस किया ना जेल को, शायद किसी कम ही पॉलिटिकल लीडर ने की हो। तो वो गए हैं 201 या 205 गालबन फिगर, इतना मुकदमा आज तक कभी किसी पर भी नहीं बना। इवन जो हार्डन क्रिमिनल टेररिस्ट हैं उन पर भी इतने मुकदमे नहीं बने जितने इमरान खान साहब पर मुकदमे बनाए गए हैं। और उन मुकदमों का असर क्या हो रहा है वो पूरी दुनिया भी देख रही है, पूरी कौम भी देख रही है, और साफ़ी और साफ़ी प्रोग्राम भी देख रहा है उनको कि वो उनमें कितनी कुछ जान होगी और वो कितना कुछ ये मुकदमों के बहाने एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एस्टेब्लिशमेंट है, उनको कितना अरसा रख सकेगी, ये क्वेश्चन है। तो नवाज शरीफ साहब के साथ तो यही होता रहा है ना, आप इसकी तायद करते हैं? नहीं, बड़ा फ़र्क है। अच्छा, ओहो हो वज़ीर जान साहब, आपको भी पता है, बड़ा फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। अच्छा, हाँ, मतलब उस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट थी, अब भी इस्टेब्लिशमेंट है। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी जो हुआ उस वक्त भी वही इस्टेब्लिशमेंट थी, अब भी वही इस्टेब्लिशमेंट है, या कोई फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। कितना बड़ा फ़र्क है? मैं कहता हूँ ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट में और इस इस्टेब्लिशमेंट में देखिए, इस्टेब्लिशमेंट चूँकि चेन। और एक और बात बताऊँ आप, इस्टेब्लिशमेंट विद इन दी इस्टेब्लिशमेंट होती है जो कि नज़र नहीं आती ना आपको ना मुझे, और ये बहुत सारे लोग जो हम होते हैं सीन पर साफत के या सियासत के लोग, तो उस इस्टेब्लिशमेंट पे और इस इस्टेब्लिशमेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क। मैंने इतनी जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट है, अगर मैं ये कहूँ कि ये इतनी क्रूर इस्टेब्लिशमेंट मैंने इससे पहले कभी देखी। जी कमरुल इस्लाम साहब, कोई चांस आपको नज़र आ रहा है खान साहब के बाहर आने का? ये मुकदमात जिस तरीके से अब जिस सतह पर पहुंच गए हैं, कोई ना कोई तो इसका मंतकी नतीजा निकलने वाला है। तो अगर खान साहब रिहा हो जाते हैं तो आपकी सियासत पे क्या फ़र्क पड़ सकता है? देखिए, कोई क़यामत नहीं आएगी। जैसे शाह साहब ने कहा कि जो जेल में जाता है वो बाहर भी आता है, और उसमें मुद्दत वेरी कर सकती है, लेकिन बहरहाल उन्होंने बाहर आना है तो कोई हमें परेशानी नहीं है। हम आज भी अवाम में ही जा रहे हैं, अवाम से ही आए थे, और सियासी जमातों में उतार चढ़ाव भी आते रहते हैं। किसी टाइम पे
मुस्लिम लीग नून शाह साहब जब उसका हिस्सा थे, तो उस वक्त एक टाइम था जब शायद कोई दर्जन भर सीटें रह गई थी, फिर उसके बाद 2/3 अक्सरियत भी मिली। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो दूसरा जो उन्होंने फरमाया कि जी ये ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, तो वो शायद इसलिए नज़र आ रहा है कि जो दूसरी या आखिरी शादी होती है वो ज़रा ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। अच्छा, तो मतलब किस से, एस्टैब्लिशमेंट से या नहीं? अच्छा, शादियां तो दो हुई है ना, एक इन्होंने की है, एक आपने की है। मैं आपकी जमात मैं इनकी दूसरी की बात। अच्छा, अपनी दूसरी की बात। दूसरी की अट्रैक्शन हमें अल्लाह ताला पता नहीं कोई मौका शायद दे तो हम दूसरी। नहीं, वो तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ तो दूसरी शादी है ना। नहीं, मैं सियासी जमात की बात कर रहा हूँ। वो दूसरा जो होती है दुल्हन, वो ज्यादा प्यारी भी लगती है, और बंदा कहता है जमीन आसमान का फर्क है। कोई चांस है पहले में, कोई चांस? और तीसरी बात मैं सिर्फ एक तस्दीक कर दूं, ये जो अक़वाम मुत्तहिदा के उस वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट आई है, इसको किसी ने ये नहीं देखा कि वो कैसे आई है। तो सिंपल ये हुआ कि एक सोर्स ने कंप्लेंट की वहाँ पे, और उस कंप्लेंट का उन्होंने उसकी क्वेरी भेजी हुकूमत पाकिस्तान के पास। अब इसका इल्म नहीं है कि वो रवायती जो हमारे सुर्ख फीते में नालायकी होती है वो थी या क्या था, तो उसका जवाब नहीं गया। तो वो एक किस्म का एक्स पार्टी उन्होंने कहा कि चूंकि जवाब नहीं आया लिहाजा ये सारी चीज़ें अजम्पशंस पे हैं, जिसका आज बड़ा ढंढोरा पीटा जा रहा है। जवाब किसने देना था? जिसने भी देना था, किसी बाबू ने देना होगा ना, आपके वज़ीर ख़ारजा ने देना था ना, और किसी वज़ारत ख़ारजा के किसी बाबू ने देना होगा। लेकिन बहुत से ऐसी चीज़ें, इसाक डार ने देना था कि नहीं? वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने देना। वज़ीर ख़ारजा ऑब्वियसली वही हैं, लेकिन फाइल्स का या निज़ाम ऐसा होता है कि अक्सर चिट्ठियाँ अनअटेंडेड रहती हैं, जवाब नहीं आता, तो वो कहीं 7 हो गया। लेकिन मैं तो सिर्फ उस बात पे जोर दे रहा हूँ कि ये कोई किसी रिसर्च के बाद, किसी काउंटर आर्गूमेंट के बाद ये राय नहीं आई। इसकी में ऑन द फेस ऑफ इट लिखा हुआ है कि चूंकि जवाब नहीं आया हमारी क्वेरी का, और जवाब चला जाता कि पाकिस्तान में इतने मुकदमात में उन्हें जमानतें मिली हैं, इस वक्त जो है वो तीसरी शादी जो है वो 205 मुकदमात हैं, जवाब में देख देते 205 मुकदमात हैं जी, ये आप लिख देते हैं और वो तस्लीम कर लेते हैं। बिल्कुल करना चाहिए जी। उसकी वजह शाह साहब बड़ा लंबा इनका लीगल कैरियर है, मैं वकील नहीं हूँ, लेकिन जब हमने PPC पढ़ी और कानून शहादत और चीज़ें, तो उसमें हर FIR में लिखा होता है कि फ़लाँ शख्स ने ललकारा मारा, और फिर उसके बाद उसने कहा बच के जाने ना पाए, और उसके बाद फिर दूसरे ने फायर किया। वैसे सियासी मुकदमात नहीं है? नहीं, ये जो ट्विटर है, इमरान खान सियासी कैदी हैं या नहीं? क्या ये ट्विटर आज का ललकारा नहीं है? नहीं, मुझे बताएं इमरान खान सियासी कैदी हैं या नहीं? इमरान खान पार्शली सियासी कैदी हैं। अच्छा, उनकी बुनियाद सियासत थी, लेकिन जो कुछ हुआ वो फिर सियासत से आगे चला गया था, जो किसी और जमात ने इससे पहले नहीं किया। ठीक है, पीपल्स पार्टी के साथ क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कभी ये काम नहीं किया जो। ठीक है, ज़फ़र अली शाह साहब, एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं या होने चाहिए आपके ख्याल में? मेरा इस पे मतलब, चूँकि मैं कभी अल्लाह की मेहरबानी से मतलब जन साहब आपको पता, मैं इस्टेब्लिशमेंट के पास से भी कभी नहीं गुजरा। अच्छा। और मैं बल्कि पॉलिटिकल जो डेस्क है इस दुनिया का, सियासत का, लेकिन आपकी रिहाइश तो बड़े एहसास इलाके। वो तो ठीक है, वहाँ वो एक दफ़ा मेरे घर मीटिंग थी। अच्छा, MRD की। अच्छा, तमाम जो बड़े अहदेदार हैं और बड़े लीडर हैं वो मेरे घर बैठे हुए थे। वेट हो रहा था मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो साहब का। अच्छा, तो उनको थोड़ा 10-15 मिनट लेट हो गई। वो उन्होंने पूछा उनके ड्राइवर को, मैंने बताया कि वहाँ गए, तो आते ही मोहतरमा ने ये कहा शाह ये तो बातें हमारी सुनते होंगे। मैं क्या, मुझे नहीं पता बीबी कि वो हमारी बातें सुनते हैं कि नहीं, लेकिन अगर वो सुनते हैं ना तो यकीन रखें फिर मैं भी सुनता हूँ। और ये मीटिंग कौन से साल की बात है? ये MRD की। हाँ, तो बात ये है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है ना, ये इस्टेब्लिशमेंट को हमने बड़ा ख़राब कर दिया है, और उससे मैं समझता हूँ कि हमारे से मुराद पॉलिटिकल माइंड का है, उसका भी रोल। नहीं, आपकी पार्टी के भी कोई राब्ते नहीं है ना?
इस्टेब्लिशमेंट से? आई डोंट थिंक पार्टी का मैं नहीं कह सकता। आपको थोड़ी बताते होंगे वो तो। नहीं, मैं पूछता भी नहीं और ना मुझे लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान का कोई रब्ता नहीं है। कोई रब्ता नहीं है। बहरहाल साकिब बशीर साहब, क्या इम्कानात हैं इमरान खान साहब के न सिर्फ ये कि बाहर आने के, बल्कि PTI के भी हालात सियासी तौर पे बदलने के, और ये फार्म 45 के हवाले से जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल अब मुतहरक हो गए हैं, और आज मैं देख रहा था कि कल लाहौर के भी एक इलेक्शन ट्राइब्यूनल है, मरीम नवाज़ के भी फार्म 45 तलब कर लिए, इलेक्शन कमीशन ने टाइम मांगा है। तो ये कुल कितने अंदाज़न केसेस होंगे और इनमें कितना इम्कान है कि ज़्यादातर जो सीटें हैं वापस PTI को मिल जाए? एक तो जो इमरान खान साहब के केसेस हैं उनमें एक केस आखिरी केस है जिसमें वो अभी फ़िलहाल बज़ाहिर जो है वो रिकॉर्ड पे जो है वो गिरफ़्तार हैं, वो इद्दत का केस है। इस केस में आज और कल जो है वो कल से अपील पर आगाज़ हो चुका है, आज भी उसमें दलाइल हुए हैं और 10 या 12 जुलाई से पहले उस पर फैसला आ जाना है। उसके बाद फिर देखा जाएगा कि किसी और केस में उनकी गिरफ़्तारी होती है या नहीं होती, या क्या या वो चीज़ें आगे बढ़ती हैं। एक चीज़ वैसे मैं ऐड कर दूँ, यहाँ वो डिस्कशन हो रही थी कि 205 या 210 केसेस हैं, तो ये मेरे ख्याल में अपनी नोयत की जो फिगर है, जो तादाद है केसेस की, ये कोई ज़्यादा ऐसी नहीं है कि काबिल तारीफ़ हो। ठीक है, केसेस बनाए जाएं, पॉलिटिकल केसेस भी होते हैं 2, 4, 6, मतलब केसेस एक केस पे फोकस किया जाता तो मेरे ख्याल ज़्यादा बेहतर होता बजाय कि तादाद के। तादाद जो है वो ज़्यादा उस पर सवालात उठते हैं कि ये आप पूरे जहान में जहाँ भी हो तो उस पर केस जो है वो बना दें। कमरुल इस्लाम साहब कहते हैं कि ललकारा भी तो एक जुर्म है ना, और ट्विटर पे सोशल मीडिया पे जो ललकारा मांगते हैं नहीं, ललकारा जो है वो यकीनन जुर्म है, और जो कमरुल इस्लाम साहब के साथ हुआ या इनकी पार्टी के साथ जो हुआ वो भी कोई अच्छा नहीं था। वो तब भी उस पर कंडेम ही हम करते रहे या नैब इस्तेमाल होता रहा, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती रही, तब भी दुरुस्त नहीं था। लेकिन अब भी जो रवायात पड़ी हैं, मतलब 205 केसेस की रवायत एक पड़ी है ना कि आपने एक पॉलिटिकल मुखालिफ के खिलाफ 205 केस बना दिए, तो ये रवायत फिर रवायतें चलती होती हैं। जिस तरह पंजाब हुकूमत ने आज मंजूरी दी केस की, तो ये रवायतें फिर चलती होती हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल है पॉलिटिकल अपोनेंट्स को फिर उसी तरह ही देखना चाहिए। जहां तक ट्रिब्यूनल्स की आपने बात की, ट्रिब्यूनल्स कल सुप्रीम कोर्ट का केस बहुत अहम है, क्योंकि जो मामलात हैं फॉर्म 47 के या मुबैना धांधली के जो इल्ज़ामात हैं PTI के, वो सारे पंजाब फोकस्ड हैं, पंजाब में सबसे ज़्यादा हैं। और पंजाब में 8 ट्रिब्यूनल्स जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के उस नोटिफिकेशन के बाद बने थे, और उन्हीं 8 ट्रिब्यूनल्स का फेट कल डिसाइड होना है। जिस तरह आज चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब उनकी जानिब से ये ऑब्जर्वेशन आई कि जब सुप्रीम कोर्ट ने या जो पार्लियामेंट है उसने कोई कानून साजी कर दी तो फिर हम उसमें नहीं जा सकते। तो वो आपको पता है कि कल जुमरात को सेनेट का इजलास भी बुलाया हुआ है, जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ था, तो उस तनाजुर में वो कानून साजी भी अपने इख्तितामी मराहिल की तरफ बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट ये कह देती है कि वो 8 जो ट्रिब्यूनल्स बने हैं, जो काम कर रहे हैं, वो दुरुस्त नहीं बने और इलेक्शन कमीशन आज खुद बनाए, और इलेक्शन कमीशन रिटायर्ड जो है वो जज लगा देता है, तो ये एक टोटल डिफरेंट सिनेरियो होगा। फिर ये देखा जाएगा कि वो उनकी काबिलियत क्या है। फिर ये एक अलग से ये सवाल भी आएगा कि जो 8 लाहौर हाई कोर्ट के सिटिंग जजेस हैं, उन पर क्या इलेक्शन कमीशन को कोई एतराज़ है कि वो उनकी काबिलियत नहीं है या वो जो है वो बाइस्ड है या कोई ऐसी चीज़ है। साकिब, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या कल सुप्रीम कोर्ट में जब इलेक्शन कमीशन पेश होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट से कोई अबूरी हुक्म भी मांगेगा 8 इलेक्शन ट्राइब्यूनल के काम को रोकने के लिए लाहौर में? बिल्कुल वो मांगेगा। उसकी वजह यह है कि जो 8 ट्रिब्यूनल्स हैं उन्होंने काम शुरू कर दिया है। किसी की 2 हेयरिंग्स हो चुकी हैं। जिस तरह आपने बताया कि मरीम नवाज उनके फॉर्म 45 मांगे गए हैं, तो जो भी ट्रिब्यूनल काम शुरू करता है सबसे पहले वो फॉर्म 45 का ही ऑर्डर करता है या दीगर जो उनके रिप्लाइज हैं। तो वो जब काम शुरू हो चुका है, तो अगर तो सुप्रीम कोर्ट में ये केस आगे बढ़ता है तो फिर डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन जो है वो उस पर स्टे मांगेगा और सुप्रीम कोर्ट दे भी सकती है। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद कुछ और अहम इश्यूज भी हमारे साथ नून लीग के रहनुमा कमरुल इस्लाम साहब और ज़फ़र अली शाह साहब और सीनियर जर्नलिस्ट कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर। वेलकम बैक साफ़ी प्रोग्राम में। ज़फ़र अली शाह साहब, सुप्रीम कोर्ट पे आपकी पार्टी बड़ी तनकीद कर रही है और ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस काजी फायज़ को हदफ़ तनकीद बनाया है, और रऊफ़ हसन साहब जो आपके पार्टी के तर्जुमान हैं उन्होंने भी कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं।
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो जब भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर अटैक होता है, जब भी इलेक्शन कमीशन को अकाउंटेबल ठहराने की बात की जाती है तो वो उसके दिफा में खड़े हो जाते हैं और जो प्रोसीडिंग्स है उसका रुख लेफ्ट राइट अप डाउन करके उनके ऊपर जो प्रेशर है उसको कम करने की या कंप्लीटली उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। मुनसिफ खुद इंसाफ का कत्ल करना शुरू कर दे तो फिर जो इंसाफ मांगने वाले लोग हैं वो कहां जाएंगे। इस वक्त इस फुल कोर्ट जो है इसकी जो प्रोसीडिंग्स का जो खुलासा है वो ये है कि यहां मुनसिफ जो है वो ही आइन की तस्दील करने के ऊपर तुला हुआ है। जी शाह साहब, आप तायद करते हैं अपने तर्जुमान के चीफ जस्टिस पर लगाए गए इल्ज़ामात की? देखिए जी, चीफ जस्टिस हो या जस्टिस हो या कोई भी है, जनाब को पता है कि हमारा उस दुनिया से तल्लुक़ है ये, और ये कहा जाता है कि सारे सिस्टम चल सकते हैं लेकिन अगर किसी जगह पर फॉल्ट है जुडिशल सिस्टम में या इंसाफ की दुनिया में तो वो फिर शायद निज़ाम वो नहीं चल सकते। तो फॉल्ट है, रऊफ हसन ठीक कह रहे हैं चीफ जस्टिस के बारे में? एक रऊफ हसन नहीं कह रहा, एक रऊफ हसन नहीं कह रहा, तो होल वर्ल्ड कह रही है। आप हो, मैं हूं, कोई भी, बात आजकल छुपी नहीं रहती। आजकल किसी का भी माइंड, किसी का भी टिल्ट कहीं भी हो वो नजर आ जाता है। और फिर चीफ साहब काबिल एहतराम हमारे, वो तो उन्होंने तो खुद पूरा कैमरे के सामने रखी हुई है सारी प्रोसीडिंग, तो उसमें तो वो रऊफ भी देखता है, आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, और हम बल्कि ज़्यादा मान्यूटली देखते हैं जो वो कला है। तो आपको एतबार नहीं है चीफ जस्टिस अगर पीटीआई से मुताल्लिक मुकदमात सुनते हैं, पहले बल्ले का निशान का फैसला, फिर मकसूद नशिस्तों का, और कल इलेक्शन ट्रिब्यूनल का केस भी सुनने जा रहे हैं? मैं अर्ज करता हूँ मतुल्ला जान साहब, इन फैसलों ने हिला कर रख दिया मुल्क को, मुल्क की चूल्हे हिल गई हैं। और अगर ये देखें ना, ये क्यों है ट्रैकेटमी पावर्स, ये पार्लियामेंट है, ये एग्जीक्यूटिव है, ये जुडिशरी, क्यों है? आखिर दुनिया पूरी चल रही है ना, कोई हम निराले तो नहीं है, लेकिन हम निराले इन दी सेंस हैं कि हम जब फॉलो नहीं करते, हम यहाँ पर रूल ऑफ लॉ की बात नहीं करते और ना उस पर जाते हैं, हम तो रूल ऑफ मैन की बात करते हैं। मगर चीफ जस्टिस साहब तो कहते हैं कि वो नजरिया ज़रूरत को दफन कर चुके हैं और उसको दोबारा नहीं आने देंगे। लेकिन लोग तो कह रहे हैं जी कि दोबारा फिर शायद आ गया या आ रहा है, फिर क्या आप लोगों को रोकेंगे? आपका क्या तासुर है? मेरा तसर भी ये है कि ये इतनी नेकेड जो है वो टिल्ट नहीं होना चाहिए कि बच्चा गली का या मोहल्ले का या मुल्क का जो है वो देख रहा है और वो ये कहा कि कहे कि जनाब ये पार्टीजन है। ठीक, कमरुल इस्लाम साहब, आपकी पार्टी को चीफ जस्टिस साहब के दफा में कुछ कहना चाहिए? बिल्कुल, चीफ जस्टिस साहब के दफा में नहीं, आइन के दफा में। चीफ जस्टिस साहब की जो हम भी प्रोसीडिंग्स देख रहे हैं, अब शाह साहब की अपनी टिल्ट होगा, अपनी बायस होगा, अपनी आंख होगी, और इनकी आंख में तजर्बा ज़ाहिर है शामिल है, हमारे पास ना तजर्बा कारी होगी, और ये बायस होता है, पॉलिटिकल बायस होता है क्रॉस, और आपका भी है, हमारा भी है ऑब्वियसली। तो हम अपनी आंख से उसको ट्रांसलेट करते हैं, या अगर ट्रांसलेट एक ही जैसी करें तो तशरीह डिफरेंट करते हैं। मसलन आप देखें कि हाई कोर्ट के ज़िम्मे क्यों नहीं इख्तियार दिया गया कि वो इलेक्शन कराए। आइन में क्या लिखा है कि ट्रिब्यूनल किसने बनाने हैं? अगर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ही ट्रिब्यूनल सारे बनाने हैं 8 के 8, तो फिर इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है? और ये वो पॉइंट है जिसको जो हमने प्रोसीडिंग्स देखी। फिर ये इतनी हंगामी बुनियादों पे ये कानून साजी क्यों की गई कि रिटायर्ड जजों को भी बीच में ले आए? रिटायर्ड की तो एक अलग मंतक है, पहले हम इस पे आ जाएं। इसमें नियत की बात है ना, पहले जरूरत क्या पड़ गई, अचानक हंगामा हो गया। ये पहले इस पे आ जाए कि इलेक्शन कमीशन ने लिखा हाई कोर्ट्स को कि हमें रिटर्निंग ऑफिसर्स दें। रवायती तौर पर बल्दियाती इलेक्शंस भी होते रहे हैं अंडर द जुडिशरी। उन्होंने कहा जी हमारे पास मुकदमात का इतना बड़ा बोझ है कि हम आपको नहीं दे सकते, ऑन रिकॉर्ड है ना, अब उसको भूलें मत। अब जब अदालतों के पास, और इन ट्रिब्यूनल्स की वो देख लें, इलेक्शन एक्ट 2017 में क्या डे टू डे हियरिंग होगी, तो कितनी ये जो बने हुए हैं डे टू डे हियरिंग्स हुई हैं। तो इसलिए ये बात तो उसमें लिखा हुआ है बाका कि जी द इलेक्शन कमीशन शैल
शेल अपॉइंट। लेकिन टाइम आप लोग मांग रहे हैं कि फॉर्म 45 के लिए टाइम दिया जाए, इलेक्शन कमीशन 7 दिन का टाइम मांगता है, आप कहते हैं डे टू डे, और टाइम तो आप लोग मांग रहे हैं ना, कोई ट्राइब्यूनल तो नहीं कोई आपको दे रहा, आप लोग कह रहे हैं कि हमें टाइम चाहिए। क्या इस वक्त हाई कोर्ट्स में हज़ारों मुकदमात एक एक बेंच के पास नहीं है? वो तो उनका मसला है ना, आप अपनी बात करें ना। हम तो ये कह रहे हैं डे टू डे हियरिंग अगर नहीं हो रही तो इसके जिम्मेदार तो वो लोग हैं जो फॉर्म 45 देना नहीं चाहते। हम तो ये कह रहे हैं कि बड़ा वाज़ेह लफ्ज़ है कि इलेक्शन कमीशन उस आइन पे आ जाए, कानून पे आ जाए, शैल अपॉइंट अपना ट्रिब्यूनल्स, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स इन कंसल्टेशन। कंसल्टेशन का मतलब डोमिनेंस नहीं होता, कंसल्टेशन का मतलब ये होता है कि वो अपनी अवेलेबिलिटी के मुताबिक। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प एक कुछ आदाद शुमार है हमारे सामने इलेक्शन ट्राइब्यूनल के हवाले से। फ्री एंड फेयर नेटवर्क जो है, फाफन का जो एक इदारा है, पाकिस्तान के इलेक्शंस की बगौर जायज़ा लेता है, रिपोर्ट्स भी जारी करता है। उनके मुताबिक कुल 23 इलेक्शन ट्राइब्यूनल बनाए गए थे, जिनमें 17 फ़ाल थे। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में दायर दरख्वास्तों की कुल तादाद 377 है, जिनमें से 46% तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों की दरखास्तें हैं। फाफन की मालूमात काज लिस्ट पर मबनी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कोई तफसीलात भी जाहिर नहीं की, और फाफन को सिर्फ 71 दरख्वास्तों की कॉपियाँ मिल सकी हैं, जिनके मुताबिक कौमी असम्बली के 50 और सूबाई असम्बलियों के 121 नताइज चैलेंज हुए हैं। चैलेंज करने वालों में 46% उम्मीदवार तहरीक इंसाफ, जबकि 13% JUI, 9% पीपल्स पार्टी, 8% नून लीग, 7% आज़ाद उम्मीदवार शामिल हैं। तो साकिब बशीर, अगर ये आदाद शुमार हैं तो कमरुल इस्लाम साहब जैसे कह रहे हैं कि अदालतों के पास तो टाइम ही नहीं है कि वो इन इंतखाबी उज़रदारियों का डे टू डे बेसिस पे फैसला कर सके, तो असल सूरत हाल क्या है? ये रिटायर्ड जजों को लाने का जो कानून है इलेक्शन ट्राइब्यूनल में, क्या इसकी वजह ये थी कि हाई कोर्ट के जजों के पास टाइम नहीं है? असल सूरत हाल ये है कि जो ओरिजिनल एक्ट है, जो इलेक्शन एक्ट है 2017 का, उसमें रिटायर्ड जजेस की भी ये शिक थी कि रिटायर्ड जजेस भी तैनाती हो सकती है। लेकिन जब PDM की हुकूमत 2023 में आई तो उन्होंने ये सोचा कि नहीं, इसमें फेयरनेस होनी चाहिए, शफाफियत होनी चाहिए, और रिटायर्ड जज जो है ना तो वो प्रेशर ना उसको दे सकता है उस तरह, ना इख्तियारात, ना फिर उसका स्टेक जो है वो ज़्यादा होता है। तो इसलिए तरमीम की PDM की हुकूमत ने 2023 में कि रिटायर्ड जज तैनात नहीं होगा ट्राइब्यूनल, सिर्फ सिटिंग जज होगा। और अब वही हुकूमत जो है, जब उनके खिलाफ 46% आपने जिस तरह बताया, मेरा ख्याल है इससे ज़ायद उनकी पिटीशंस हैं, इलेक्शन पिटीशंस, वो एक पॉलिटिकल पार्टी की हैं, 8 फरवरी के इलेक्शन पर सवालात हैं, तो जिनका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, उन्होंने खुद ही एक आर्डिनेंस लाया और खुद ही जो है वो आज कानून साजी कर रहे हैं। तो इसमें तो बिल्कुल क्लियर कट पता चल रहा है कि ये अपने मफाद के लिए जो है वो कानून साजी की जा रही है। जिस तरह इस्लामाबाद के 3 हलकों की मिसाल हमारे सामने है, एक मंथ में 4 या 5 समातें हुई, जिस तरह वो कह रहे थे कि जल्दी आगे होना चाहिए, इसी तरह समातें हो रही थी। पूरे एक महीने में 4-5 समातों में तीनों MLAs को ये कहा गया फॉर्म 45 लेके आए, वो नहीं लेके आए, बल्कि उल्टा पूरी जज साहब के खिलाफ चले गए इलेक्शन कमीशन में, और उनके खिलाफ, उनके स्पेसिफिकली उन पर जो है वो उनके हवाले से अल्फाज ऐसे लिखे कि जो तौहीन आमेज थे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो हुकूमत वक्त है वो ये जो है वो अफोर्ड शायद नहीं कर सकती कि फ्री एंड फेयर तरीके से सारी चीज़ें जो हों ट्रिब्यूनल। ठीक है। अच्छा ज़फ़र अली शाह साहब, क्विकली, ये जो मखसूस नशिस्तों का मामला है, आपकी पार्टी, वो कहते हैं ना मुद्दई सुस्त और जज चुस्त, आपकी पार्टी कहीं नज़र ही नहीं आई, ना इलेक्शन कमीशन में गई, ना हाई कोर्ट में गई, अब सुप्रीम कोर्ट में भी बड़ी ताख़ीर से अब एक कुछ दिनों पहले दरख्वास्त डाली है। तो आप लोगों को मखसूस नशिस्त नहीं चाहिए थी? क्यों आप पीछे रह गए? किसने मना किया था? इतने बड़े बड़े वकील हैं आपकी पार्टियों में, तो ये क्या आप लोग देखें, वो मतीउल्लाह जान साहब, चूँकि खान साहब जो लीड कर रहे हैं मुल्क को, पार्टी को, वो जेल में बिहाइंड द गैलोज, वकला तक उनकी अप्रोच नहीं, वकला की नहीं, मुलाकातें तो होती रही नहीं, मुलाकातों में ये फैसले नहीं होते ना, लेकिन काफ़ी मामलात में और बल्कि मुझे कोई 1-2 कह रहे थे, मैंने कहा मैं तो बिलीव नहीं करता, मैं पार्टी का वकील हो तो फिर वो पार्टी के मामलात में जाए, उसको चाहिए कि वो अपने प्रोफेशनल तक, ताकि आप देखो ना, आप जी ग्रुपबंदी चल रही है जी, इधर ये हो गया वो हो गया। तो आपके ख्याल में क्या ये आपके वकीलों के गलत कानूनी मशवरे थे आपकी पार्टी को, जिनकी वजह से ये सारी कंफ्यूजन? नेग्लिजेंस कहा जा सकता है कि नेग्लिजेंस, ये नहीं कहा जा सकता। हाँ बिल्कुल,
नेग्लिजेंस ये वकला की हद तक है। मसलन लेकिन आप खान साहब तो वकील नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ आप तो वकीलों से भी बेहतर। तो ये फवाद चौधरी ठीक कह रहे हैं कि ये पीटीआई की जो मौजूदा क़यादत है जो जेल से बाहर है? मैं नहीं कह सकता, मैं तो इनके पार्टी अफेयर में मुझे कौन मैं कहूँ कि फवाद ठीक है या जवान ठीक है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ लीडर पार्टी को इस किस्म के झटके लगते हैं। कोई मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी आपको तवक्को है? मुझे नज़र ये आ रहा है बतौर एक वकील और पोलिटिकल वर्कर के कि ये मखसूस नशिस्तों वाली बात मिलने या ना मिलने वाली नहीं है। अल्टीमेटली मुफ्ती उलजान साहब लेटर आर सुनर, हफ्ता लगे महीना लगे, ये कौम एक नेक्स्ट फ्री फेयर इलेक्शन की तरफ जा रही है। अच्छा, फ्रेश इलेक्शन। ओह यस। चलें जी, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और फिर देखते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जिस तरह के हमारे मुल्क में होते हैं तो क्या फ्री एंड फेयर अदालतें भी हैं, ख़ास तौर पे लापता अफराद के लवाकिन के केसों में। एक छोटी सी वक्फे के बाद वेलकम बैक। साकिब रशीद साहब, लापता अफराद केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की अदालत ने जो आला इंतज़ामी अहलकार हैं, अफसरान हैं, उन पे करोड़ रुपयों से ज़ायद के जुर्माने बरकरार रखे हैं और ख़ास तौर पे उसकी वजह ये बनी कि बहुत से लापता अफराद जो थे उनको बाजियाब कराने के लिए सिविल इंतज़ामिया ने कुछ नहीं किया। तो ये मामला क्या है, किस किस पे जुर्माने आयद किए गए थे जो अब 2 जजों के अपील बेंच ने भी बरकरार रखे? ये जस्टिस अतर मिनल्ला थे उस वक़्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2018 में, उनकी जानिब से फिर जस्टिस मुसर अख्तर कियानी जो है 2020 में और 21 में, ये 3 केसेस थे अदालती तारीख में पहली दफ़ा जहाँ पे लापता अफराद की अदम बाजियाबी पर जो हरारकी थी उन पर जुर्माने हुए, जिनमें सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, आईजी, डिप्टी कमिश्नर और मुतलका SHO, इन तमाम पर ये जुर्माने हुए। एक केस में 1-1 करोड़ के जुर्माने हैं, एक केस में 20 लाख के जुर्माने हैं, एक तीसरे केस में तकरीबन 3 लाख और 1-1 लाख के ये जुर्माने आयद हुए थे। तो ये पैसे ज़ाती जेब से अदा होंगे इन अफसरान की या सरकारी खजाने से? एक जो जजमेंट थी उसमें ज़ाती जेब से अदा करने का हुक्म दिया गया था और एक जनरल ऑर्डर था कि ये आप जुर्माने जो है वो जमा करवाएंगे, और प्लस ये था कि अगले 3 या 6 मंथ में ये जो बाजियाबी अगर नहीं होती तो इन तमाम अफसरान के खिलाफ महकमाना जो है वो कार्रवाई शुरू की जाए कि ये नाकाम हुए हैं एक लापता शहरी, और ये सारे इस्लामाबाद के लापता शहरियों के केसेस थे जिनके खिलाफ हुकूमत जो है वो उस वक़्त की PTI की हुकूमत, अब जो है वो ये मौजूदा हुकूमत थी अपील में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और अपीलें आज मुस्तरद हो गई हैं उनकी, और वो सारे जुर्माने, वो जो महकमाना कार्रवाइयाँ सारी बहाल हो गई हैं। वो लापता अफराद का बहरहाल कोई पता नहीं चला। आज पहले जो है वो एक सिंगल बेंच में केस था, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब, फिर ये जो खुसूसी बेंच था, उन्होंने जो जबरी गुमशुदगी अफराद से मुतल्लिक जो कमीशन है जिसके सरबराह जो है वो साबिक जो चेयरमैन नैब थे जावेद इकबाल साहब, वो चेयरमैन हैं उसके, और वो उसके सरबराह हैं 2011 या 13 से ऑनवर्ड तकरीबन 12-13 साल से उनकी कारकर्दगी पर सीरियस सवालात उठाए हैं कि वो किस लिए हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। उनको जब आज पूछा गया कि आप प्रोडक्शन आर्डर जब जारी करते हैं तो अगर उसकी कंप्लायंस ना हो तो आप क्या है, उन्होंने कहा उसके बाद हमारा इख्तियार खत्म हो जाता है। नहीं, ये किससे पूछा गया? जावेद इकबाल साहब को तो कोई अदालत बुलाती नहीं है। नहीं, जो रजिस्ट्रार थे उनके जो रजिस्ट्रार से पूछा गया तो उन्होंने कहा हमारे पास कोई इख्तियार नहीं जब अमन दरामद ना हो तो। ठीक है। कमरुल इस्लाम साहब, ये लापता अफराद के केस में आपकी हुकूमत भी और मुदस्सिर नारू जो हैं वो PTI की हुकूमत में भी, आप दोनों की जो वज़ीर आज़म है, चाहे इमरान खान है चाहे शहबाज शरीफ हैं, ये क्यों इतने बेबस हैं? कमर साहब, पहले तो आप अपनी बेबसी की कोई वजाहत देना चाहेंगे अपनी हुकूमत की और क़यादत की? बिल्कुल, ये बात कोई इतनी काबिल फ़ख्र नहीं है, और मिसिंग पर्सनस जो कुछ तो वो होंगे कि जो शायद बहुत से मिसिंग पर्सनस के कुछ ज़ाती तौर पे भी मैं जानता हूँ मामलात कि जो किसी न किसी तंजीम के आला कार बन के उसके प्रोपेगेंडे का शिकार होके तो कहीं ना कहीं वो या तो चले उनकी नहीं बात करें, आम अफगानिस्तान उनके हवाले से बताएं दीगर चले गए। लेकिन इसमें सबसे पहले जो जुर्माना होना चाहिए था, वो जिन मौसूफ का भी आप नाम ले रहे थे सर से पाँव तक,
उनको भी तो जुर्माना होना चाहिए था ना। ये तो बाकियों को तो इन्होंने फाइन कर दिया कि 1 करोड़ किसी को हुआ, नहीं, उनके भी अलावा जिन इदारों पे इल्जाम है कि उनको जुर्माना नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो जो हुकूमत आपकी है, 12 साल इंक्वायरी आपने करने है, जावेद इकबाल जवाब दे हुकूमत को हैं और आप अदालतों पे सारे काम डाल रहे हैं। नहीं, मैं उस कमीशन की बात कर रहा हूँ। नहीं तो कमीशन के खिलाफ हुकूमत कार्रवाई नहीं कर सकती? क्यों अभी तक नौकरी पर रखा हुआ उनको? वो तो बात आएगी ना। वो तो आपके ख्याल में उन्हें हटाना चाहिए? हटाना क्या, जुर्माना करना चाहिए। जुर्माना। जी शाह साहब, आपके वज़ीर आज़म इमरान खान भी इतने बड़े लीडर हैं, लेकिन लापता अफराद केस में आप में और शहबाज शरीफ में कोई फ़र्क नहीं है। बस ये जिस मुल्क का पॉलिटिकल सिस्टम और सारे अदारों का जो मशीनरी है वो अगर ऐसे क्लचेस में चली जाए तो फिर ऐसा ही हुआ करता है। मतलब ये कोई पहली बात तो ये कि बाई मिसिंग पर्सन मतलब ये अगर किसी ने जुर्म किया, जिस तरह कमर साहब फरमा रहे हैं, तो आप उसको पकड़े ले आए, कोर्ट के सामने ले आए। विदिन 12 लाना पड़ता है, आइन में लिखा हुआ है, कानून में लिखा हुआ है। तो अगर उसने कोई भी एक्टिविटी ऐसी उसकी इलीगल है या अगेंस्ट दी कंट्री है या अगेंस्ट दी सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान है, तो आप ट्रायल करें, फांसी लगा दें। लेकिन ये कहाँ की शराफत है कि आप किसी ये भाई बहन को उठा लें उसको टूल के तौर पर कि जनाब इसको हम दबका लगाएंगे तो हम मतीउल्ला जान साहब को ढूंढ लेंगे, पकड़ लेंगे और उन पर प्रेशर डाल देंगे, मुझ पर डाल देंगे, तीसरे पर। ये सिविलाइज दुनिया में ये नहीं होता। तो आपने ये बातें इमरान खान को बताई? इमरान खान साहब को मुझसे ज़्यादा बातें पता है। तो फिर क्यों आप बेबसी है? क्यों बेबसी है इमरान खान साहब की? यानी हुकूमत स्लिप होके चली गई, हुकूमत हाथ से निकल गई। बहरहाल आप दोनों मजलूम हैं इस हवाले से। मैं तो बहुत से वैसे कंट्री मजलूम, दोनों मजलूम नहीं है, पूरा मुल्क मजलूम तो है। फिर पार्टी तब्दील करने का क्या फायदा हुआ अगर दोनों ही मजलूम हैं? अब देखें ना, वो तो फिर स्ट्रगल जारी है ना। स्ट्रगल जारी है, मगर प्रोग्राम अभी जारी नहीं रख सकते, वक्त बहुत कम है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।